So we were discussing about the Mendel's experimental material, sorry experimental technique. और इस टेक्निक में हमने 3 स्टेप्स बताई थी. फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस कर चुके थे. फर्स्ट स्टेप वाज सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने कंटिन्यूअस सेल्फिंग से 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी बनाई. ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी जिसको हम कहते हैं प्योर लाइन. तो सबसे पहले मेंडल का काम था कि उन्होंने अपने 7 कैरेक्टर्स के 14 फॉर्म्स और उन 14 फॉर्म्स के प्योर प्लांट तैयार किए. प्योर मीन्स होमोजाइगस प्लांट. ठीक है, इन्हीं को ट्रू ब्रीडिंग भी कहा. मैंने ये भी बताया था कि ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी का एनसीईआरटी में एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक डेफिनेशन दी हुई है पेज नंबर 70. मैं वही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ. ये देखिए, ये वही एनसीईआरटी का पेज नंबर 70 का 3rd पैराग्राफ है. अब यहाँ जब आप पढ़ते हैं तो कई बार बाद में दिक्कत आएगी, इसलिए हम इस चीज़ को ज़रा यहीं समझें. देखिए, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं. क्या लिखा है? मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग प्री लाइन्स. मतलब मेंडल ने जो आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट्स किए, हाइब्रिडाइजेशन के, उसमें उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ यूज़ की. पी लाइन्स मतलब लाइन्स वही वेराइटी वो कहते हैं. अब ट्रू ब्रीडिंग की यहाँ डेफिनेशन दे रखी है. देखिए, अ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, यही मैंने बताया था आपको कि ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी वो होती है जो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करती है. इट हैज़ अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब लगातार उसको सेल्फिंग से बनाते हैं. एंड शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस. ठीक है, तो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से बनती है और स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस शो किया जाता है. जैसे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी का, ये अच्छी तरह से ध्यान रखिए. कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन जिससे ये प्रोड्यूस होती है कंटिन्यूअस, एंड शोज द स्टेबल ट्रेट. स्टेबल ट्रेट मीन्स जो करेक्टर के लिए आप उसको प्योर बना रहे हैं, अब वही करेक्टर बार बार प्रोजेनी में आएगा, क्योंकि ये होमोजाइगस हो गए. अब होमोजाइगस हो गए तो सिंपल सी बात है, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी प्रोड्यूसेस द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड कंटिन्यूअसली. ठीक है, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, मतलब कई जनरेशन तक वो कि वही एक्सप्रेशन आता रहेगा. होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग की ये खास बात है. तो मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट शुरू किए हैं ट्रू ब्रीडिंग से, प्योर प्लांट्स. ठीक है, आगे और देखिए क्या लिखा है. मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज. 7 करेक्टर थे तो 14 वेराइटीज बनेगी एज पेयर्स. पेयर में 7 पेयर्स विच वर सिमिलर. और वो जो 7 पेयर्स थे, जैसे एक टॉल का एक ड्वार्फ का, तो वो जो पेयर है इसके बारे में लिखा है सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 1 करेक्टर. पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 1 करेक्टर. अब मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने एक साथ 14 वेराइटी बनाई थी, टॉल के लिए प्योर, ड्वार्फ के लिए प्योर, वायलेट फ्लावर के लिए प्योर, व्हाइट के लिए प्योर. अब जो टॉल की प्योर वैरायटी है ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी और ड्वार्फ की जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है, इन दोनों में अगर उस पेयर की बात करें तो ये बाकी सारे करेक्टर में सेम ही है. हमने सिर्फ एक करेक्टर को ध्यान में रख करके उसको प्योर बनाया. तो एक्सेप्ट फॉर 1 करेक्टर मीन्स जिस करेक्टर के लिए हम प्योर बना रहे हैं उसमें तो वो डिफरेंट है, क्योंकि एक टॉल के लिए प्योर है, एक ड्वार्फ के लिए प्योर है. बट रेस्ट ऑफ द अदर करेक्टर्स में वो सिमिलर हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो लिखा है पेयर्स विच आर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 1 करेक्टर. तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स कुल मिलाकर 14 लाइन्स थी, 7 पेयर्स थे, और ये पेयर एक एक करेक्टर में डिफर करते थे जिस जिस करेक्टर में वो प्योर थे. बाकी इसके आगे तो करेक्टर्स लिखे हैं जो मैंने 7 करेक्टर्स आपको बताए थे. तो सबसे पहला काम तो क्या था, मेंडल ने अपने सबसे पहला काम जो अपने एक्सपेरिमेंट में था कि अपने 7 करेक्टर्स के उन्होंने प्योर प्लांट बनाए. तो फर्स्ट स्टेप वाज सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट. उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो है वो आती है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट. अब उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी बना ली, उनके सीड भी रख लिए. अब उन्होंने अपना क्रॉस शुरू किया. जिसके भी बीच में उन्होंने क्रॉस सोचा था, डिज़ाइन किया था, प्लान किया था, अब वो क्रॉस करना शुरू किया. तो उन्होंने क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया गया वो हम थोड़ा सा समझें. ठीक है, सो
It involves, what is hybridization? Involves crossing between two parental plants. तो कोई भी दो पेरेंटल प्लांट, और ये पेरेंटल प्लांट कौन से लिए जाएंगे? प्योर। ये जो पेरेंटल प्लांट है ये भी कैसे रहेंगे? प्योर प्लांट लिए जाएंगे, प्योर। ठीक है, तो प्योर पेरेंटल प्लांट्स के बीच में क्रॉस करना, यही हाइब्रिडाइजेशन। तो एक बार तो प्योर वैरायटी बना ली, अब क्रॉस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। नाउ ये जो प्रोसेस है पूरा हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें हम तरीका क्या यूज करेंगे? इट इज बेस्ड ऑन इमेस्कुलेशन बेगिंग टैगिंग टेक्निक। हाइब्रिडाइजेशन का ये टेक्निक बड़ा पुराना टेक्निक है, मेंडल ने भी इसको यूज किया और अब तक भी हम यूज करते हैं इसको, इमेस्कुलेशन बेगिंग टैगिंग। इसमें आपको इमेस्कुलेशन की डेफिनेशन और पूछी जाएगी अलग से, बेगिंग टैगिंग अभी हम प्रोसेस में बताते क्या है। इमेस्कुलेशन का यूं मतलब देखा जाए तो इमेस्कुलेशन इज सिंपल रिमूवल ऑफ एंथर और स्टेमन फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन इमेस्कुलेशन के बारे में पूरी चीज पता होनी चाहिए। इमेस्कुलेशन कैसे करते हैं, इमेस्कुलेशन क्यों करते हैं, इमेस्कुलेशन कब करते हैं और किस में करते हैं। 4 क्वेश्चंस और एक ही डेफिनेशन बनती है। ठीक है, क्या है इमेस्कुलेशन? प्रोसेस तो सिर्फ इतना, कैसे करते हैं कहा जाए तो इट इज रिमूवल ऑफ एंथर और स्टेमन। बट क्यों करते हैं और किस में करते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर में जब हमारा एम होता है कि सेल्फिंग प्रिवेंट करें, तब हम इमेस्कुलेशन करते हैं। तो हम क्यों करते हैं? सेल्फिंग प्रिवेंट करने के लिए। किस में करते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल में जरूरत ही नहीं, यूनिसेक्सुअल में मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, तो अलग अलग ही रहते हैं। ये ध्यान रखना, सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही होता है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, वहीं कमी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सेल्फिंग हो जाती है। ठीक है, अगर हमें सेल्फिंग प्रिवेंट करनी है, होगी किसमें? बाइसेक्सुअल में, और उसमें अगर हमें सेल्फिंग प्रिवेंट करनी है तो हम मेल पार्ट को हटा देते हैं ताकि सेल्फिंग नहीं हो पाए। तो हमारा मेन एम यहाँ पर यह है कि सेल्फिंग प्रिवेंट की जाए, और इसलिए हम बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर स्टेमन हटा देते हैं। लेकिन मेन बात, क्योंकि हमारा एम सेल्फिंग प्रिवेंट करना है, तो ये बहुत ज़रूरी होगा जानना कि हम ये एंथर कब हटाएं। टाइमिंग, ऐसा नहीं कि कभी भी चलते फिरते हटा दिए, नहीं, हम ये एंथर या स्टेमन तब हटाएंगे या उससे पहले हटाएंगे कि फ्लावर में मैच्योरिटी ना हो जाए। अगर एक बार एंथर मैच्योर हो गए, पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, तो सेल्फिंग हो जाएगी, उसके बाद रिमूव करने का कोई फायदा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इमेस्कुलेशन इज ऑलवेज डन बिफोर मैच्योरिटी, ताकि पोलन ग्रेन रिलीज नहीं हुआ हो और सेल्फिंग नहीं हुआ हो, उससे पहले ही हम एंथर हटा दें। एक बार अगर एंथर पोलन ग्रेन रिलीज हो गए तो उसके बाद इमेस्कुलेशन का कोई मतलब नहीं, तो मैच्योरिटी से पहले हटाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, फ्लावर जब बड होता है, पहले तो बड बनता है उसके बाद फ्लावर खिलता है, तो बड स्टेज पर ही हम फ्लावर को ओपन करके उसके स्टेमन हटा देते हैं। बिल्कुल मैनुअल काम है। फील्ड में जब प्लांट ग्रो किया जाता है तो एक एक प्लांट एक एक फ्लावर के पास जाएंगे, उसको खोलते हैं, उसमें से स्टेमन हटा देते हैं। ठीक है, तो इमेस्कुलेशन ध्यान रखना है। इमेस्कुलेशन बेसिकली क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन आपके रिप्रोडक्शन के भी चैप्टर में काम आती है। रिमूवल ऑफ एंथर or stamens from a bisexual flower, before maturity, और किस पर्पस से? टू प्रिवेंट सेल्फिंग। ठीक है, इमेस्कुलेशन की ये डेफिनेशन, removal of anther or stamen from a bisexual flower before maturity to prevent selfing। चारों बातें आ जानी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है और इम्पोर्टेंट टर्म है। तो इमेस्कुलेशन का मेथड यूज किया गया। अब देखो उन्होंने प्लांट में क्रॉस किया कैसे, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल फील्ड के अकॉर्डिंग समझे। जैसे सपोज कीजिए मेंडल ने डिसाइड किया कि हम पी प्लांट के करेक्टर टॉल एंड ड्वार्फ में क्रॉस करें। ठीक है, तो क्रॉस का तरीका क्या रहता है? बिल्कुल फील्ड में जैसा होता है, आज भी वही चीज है। तो उन्होंने, उनके पास में प्योर टॉल प्लांट भी थे, प्योर ड्वार्फ भी थे। प्योर प्लांट तो पहले बना दिए, तो उनके पास जो प्योर टॉल के सीड थे उनको ग्रो कर दिया, प्योर ड्वार्फ के भी ग्रो कर दिया। ठीक है, अब प्लांट को यूं ग्रो करोगे तो प्लांट तो अपने आप तो सेल्फिंग करेगा, लेकिन अब हमें क्रॉसिंग करानी है। क्रॉसिंग हाइब्रिडाइजेशन में करते क्या, एक का मेल गेमिट लेते हैं, एक का फीमेल गेमिट लेके फर्टिलाइज करा के प्रोजेनी बनाते हैं, क्रॉस किया जाए। अब एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में क्रॉस करना है। ठीक है, तो पहले दोनों उन्होंने प्लांट, और एक एक प्लांट नहीं बहुत सारे प्लांट लेके ग्रो कर दिए।
और इनको पास पास ग्रो कर दो, ये फ्लावर बंद रहता है तो इसके पोलन ग्रेन इधर उधर जाती ही नहीं, तो ज़्यादा ईजी है काम करना। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए एक इन्होंने इधर टॉल और ये ड्वार्फ, टॉल प्लांट ग्रो कर दिए, ड्वार्फ प्लांट ग्रो कर दिए। अब हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए इसका फ्लावर बना, अभी तो बड ही आया है, ये इनके फ्लोरल बड्स। ठीक है, दोनों प्लांट बाइसेक्सुअल है, लेकिन हम एक से मेल गेमेट लेंगे और एक से फीमेल गेमेट लेंगे। ठीक है, सपोज हम टॉल से मेल गेमेट लेंगे तो यहाँ हमने मेल लिख दिया और यहाँ फीमेल लिख दिया। बाद में भी आप इस चीज़ का कंफ्यूजन न रखें कि ये मेल प्लांट है ये फीमेल प्लांट है, नहीं, प्लांट दोनों कैसे हैं, बाइसेक्सुअल। हम इसमें से अब उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम एक से मेल गेमेट लेंगे एक से फीमेल गेमेट लेंगे। अभी हमने प्लांट ग्रो किए हैं, बर्ड्स आई हैं, अब बर्ड्स जब डेवलप हुई हैं तब अब हमें क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन। अब एक काम की बात और कि इमैस्कुलेशन तो करेंगे लेकिन किस में, हमारे पास दो प्लांट हैं, एक से मेल गेमेट लेंगे एक से फीमेल गेमेट। थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, इमैस्कुलेशन किस में किया जाए, दोनों में करें या किसी एक ही में करें। ठीक है, इमैस्कुलेशन, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको एक से मेल गेमेट चाहिए, इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, एंथर ही रिमूव करें स्टेमन, तो फिर मेल गेमेट कहाँ से लाओगे। इसीलिए कॉमन सेंस की बात है, जिस प्लांट से आपको मेल पार्ट लेना है, पोलन ग्रेन लेने हैं, वहाँ कभी इमैस्कुलेशन मत करना। तो अगर टॉल से लेना चाह रहे तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसको तो ग्रो होने देंगे, और जिससे हमें फीमेल पार्ट यूज करना है वहाँ इमैस्कुलेशन करेंगे, नहीं तो वहाँ सेल्फिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इसमें अब इमैस्कुलेशन किया जाएगा। इसमें हम इमैस्कुलेशन करेंगे। इमैस्कुलेशन एक मैनुअल मेथड होता है, एक एक फ्लावर को ओपन करेंगे फोर्सेप्स से, ये तो बंद होता है तो उसको खोला जाएगा और उसके स्टेमन तोड़ के हटा देते हैं। पी प्लांट है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली का मेंबर है। आपने अगर 11th में पढ़ा हो तो इसके अंदर 10 स्टेमन होते हैं, 9+1 अरेंजमेंट। ठीक है, ये बताया जाता है। तो जैसे हम इस फ्लावर को ओपन करेंगे तो इसके जो 10 स्टेमन्स होंगे उनको हटा दिया जाए। लेकिन अब ये जो फ्लावर आपने खोल दिया ये वापस बंद नहीं होगा, और अगर ये ऐसे ही ओपन रहा तो कई दूसरे अनवांटेड पोलन ग्रेन गिरते रहेंगे। ठीक है, इससे बचाने के लिए, अनवांटेड पॉलिनेशन से बचाने के लिए हम एक पेपर फोल्ड करके पेपर का बैग बनाते हैं और उसको फ्लावर को पहना के बांध देते हैं। बांध दिया और उसको धागे से एक यहाँ पर एक टैग लगा दिया, एक स्लिप लगा देते हैं और उस पर लिख दिया जाता है कि हमने क्या काम किया। ये पूरा साइंटिफिक तरीका है, और हज़ारों प्लांट होते हैं फील्ड में। ठीक है, तो एक एक फ्लावर पर जिसने जो काम किया आपने जब किया उस पर लिख दिया जाएगा इमैस्कुलेशन कब और किस डेट को, तो वो टैग होता है। तो हमने क्या किया, बैगिंग, टैगिंग। तो बैग किस लिए लगाया गया, बैग जस्ट किस काम के लिए लगाया गया, इन्फॉर्मेशन के लिए। बैग तो इन्फॉर्मेशन के लिए लगाया, और बैग लगाया गया है अनवांटेड पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, और टैग लगाया गया इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, बैगिंग, टैगिंग, इमैस्कुलेशन के बाद करेंगे। तो जैसे ये है, अब यहाँ इसमें क्या करेंगे, पहले तो ये इस तरह से फ्लावर को ओपन किया, अब इसके अंदर एक कार्पल होगा, अगर अपने फ्लावर का थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ा हो। ठीक है, और कार्पल तो रहने, स्टेमन्स हटा देंगे इसमें से, तो वैसे फ्लावर खुला हुआ और इसमें ये कार्पल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे को टैग से हम कवर कर देते हैं, बैग से हम इसको कवर कर देंगे। तो यूँ समझ लीजिए इस तरह का एक बैग बनेगा, ये तो हुआ बैग। ठीक है, और एक टैग लगा दीजिए, ये हो गया टैग। ठीक है, तो इस तरह से बैगिंग, टैगिंग का ये काम किया जाएगा प्लांट के। ये प्लांट फ्लावर लग रहा है और इसमें हमने ये बैग और टैग अनवांटेड पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए लगाया। ये काम हम जितने भी ड्वार्फ है, क्योंकि हमें यहाँ ड्वार्फ से फीमेल गेमेट लेना, तो उन सब हमने सारे फ्लावर में इमैस्कुलेशन कर दिया। और अभी ये यंग स्टेज पर है, बड स्टेज पर, तो बस इमैस्कुलेशन किया और उसको छोड़ देते हैं। अब ये प्लांट ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं, इसके अंदर फीमेल पार्ट है तो वो तो डेवलप हो गई, ये तो पूरा ही प्लांट, पूरा ही फ्लावर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये यूँ कहीं डेवलप हो। जब ये प्लांट मैच्योर हो जाते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसका पोलन ग्रेन लाते हैं और इसके ऊपर डालेंगे। तो आप देखिए, इसमें से जब पोलन ग्रेन निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, इसके फ्लावर को खोलो, तो क्योंकि फ्लावर बंद रहता है तो पोलन ग्रेन अंदर ही रहते हैं। तो जैसे आप फ्लावर ओपन करोगे तो डस्ट लाइक पोलन ग्रेन होंगे, तो वो पोलन ग्रेन
पेंटिंग का पतला सा 0 साइज का ब्रश होता है, उस ब्रश से पोलन ग्रेन को थोड़ा सा पिक किया, इधर से पोलन ग्रेन लिया, ये बैग ओपन किया, यहाँ स्प्रे करके वापस बंद कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम यहाँ पर अब पोलन ग्रेन लेंगे, डस्टी पोलन ग्रेन, यहाँ से पोलन ग्रेन लिया जाए और इस पोलन ग्रेन को हम फिर फ्लावर ओपन करके, सॉरी बैग ओपन करके इसमें डालेंगे। ठीक है, तो इससे तो केवल पोलन ग्रेन लेकर के यहाँ ट्रांसफर किया जाए। नाउ ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन ये इस प्लांट से लेकर इस पर डालते हैं। अब काम खत्म, वापस फ्लावर बैग बंद कर देते हैं, फ्लावर का बैग लगा दिया। अब आप देखो पोलन ग्रेन हमने यहाँ डाला, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, जो प्लांट का पूरा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, इसमें पोलन ट्यूब बनेगी और फर्टिलाइजेशन होगा, सब कुछ होगा। अल्टीमेटली सीड फ्रूट यही बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो थोड़े टाइम बाद हमें कुछ दिनों में इस फ्लावर की जगह पर हमें एक पॉड दिखाई देगी। फिर इस समय हम बैग हटा देते हैं और इस पॉड में ये हमें पी के सीड्स, मटर के बीज दिखाई देंगे। पी की जो पॉड होती है ये फ्रूट होता है उसका, और उसके अंदर ये सीड बने। अब ये जो सीड है ये आप देखो, इसके मेल गैमेट इसके फीमेल गैमेट से बने। ये सीड नेक्स्ट जनरेशन रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी है, इनके अंदर एम्ब्रियो है जो नेक्स्ट जनरेशन, इनके ऑफस्प्रिंग है। अब इन सारे के सारे ये जो सीड्स होते हैं, ये सारे के सारे सीड्स जो हैं ये सब कहलाते हैं हाइब्रिड सीड्स। ये क्या है? हाइब्रिड सीड्स। ये हाइब्रिड सीड्स हैं। अब इन सीड को हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, क्या है, तो इसको ग्रो करेंगे। तो ग्रो करने पर क्या आएंगे? हाइब्रिड प्लांट्स। और ये जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं इसको बोला जाता है F1 जनरेशन। ठीक है, तो ये एक सीधा सीधा हाइब्रिडाइजेशन का एक प्रोसेस है। हर क्रॉस में यही किया जाएगा। प्योर पेरेंट लेंगे, दोनों को ग्रो करेंगे, जिससे मेल गैमेट लेना उसको कुछ नहीं, और जिसमें फीमेल गैमेट लेना उसमें इमैस्कुलेशन करेंगे, और फिर बैगिंग टैगिंग, बाद में इस प्लांट के पोलन ग्रेन इधर शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद में जो फ्रूट और सीड बनेंगे उनको ग्रो करेंगे। तो ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद की फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन। F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिलियल का मतलब ऑफस्प्रिंग ये होता है। तो ये F1 जनरेशन। इस तरह से मॉर्गन अपने हर क्रॉस को करते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन का एक प्रोसेस। हम मेंडल की बात करें, हम मेंडल के काम करने की टेक्निक समझ रहे हैं। तो मेंडल ने पहले प्योर प्लांट बनाए, फिर इस तरह से हर एक क्रॉस को किया गया। ठीक है, इवन उसने तो ये भी देखा कि अब ये जो F1 आया टॉल एंड ड्वार्फ के क्रॉस से, ये सारे के सारे कैसे आए? टॉल। अब ये तो अपन क्रॉस में आगे देखेंगे किस तरह से रिजल्ट उनको मिले, लेकिन प्रोसेस ये रहा। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस समझ में आना चाहिए, इमैस्कुलेशन। तो जितने क्रॉस थे सबको इसी तरह से किया गया, ये प्रोसेस है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन से उन्होंने F1 जनरेशन बना ली, और F1 में जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने देखा कि F1 वाला तो टॉल ही आया, मतलब दोनों पेरेंट में से किसी एक के जैसे ही था, ड्वार्फ का तो कोई इफेक्ट ही नहीं दिखा उनको। ठीक है, अब मेंडल ये जानना चाह रहे थे कि इस F1 में एक पेरेंट का इफेक्ट आया, दूसरे का क्यों नहीं आया, आगे इसको और ग्रो किया गया। ये उनकी क्यूरियोसिटी भी थी कि ये F1 तो बना हाइब्रिडाइजेशन से, अब इसकी प्रोजेनी कैसे आएगी। तो कुछ नहीं करना, इस F1 हाइब्रिड के सीड फिर लिए, फिर ग्रो कर दिया। इस बार कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, केवल F1 के सीड लिए और ग्रो कर दिया। तो प्लांट तो अपने आप से क्या करेगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, फ्लावर बंद है, तो सेल्फिंग करेगा। तो F1 से जब वो ग्रो करा तो वो सेल्फिंग करेगा। अब जो अगली जनरेशन बनी उसको बोलेंगे F2 जनरेशन। और मेंडल को इस बात का अंदाजा था कि भले मुझे पहली जनरेशन में एक ही मिले, दोनों नहीं मिले, लेकिन जब मैं इसको दोबारा ग्रो करूंगा F2, तो वहाँ मुझे टॉल भी मिलेंगे, ड्वार्फ भी मिलेंगे, और उनको रेशो का भी आइडिया था कि करीब 3:1 में मिलेंगे। यही मेंडल की मैथमेटिकल अप्रोच थी, उनको थोड़ा आइडिया पहले से था। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा यही करा कि क्रॉस कराने के बाद जो F1 हाइब्रिड मिला उसका उन्होंने आगे एक बार को फिर से ग्रो किया, उसकी प्रोजेनी भी देखी। तो F1 को यूं का यूं ग्रो करेंगे, सेल्फिंग हुई, और सेल्फिंग से जो अब बनेगा वो क्या कहलाएगा? F2। तो मेंडल के स्टैंडर्ड क्रॉस में हमेशा F1 तो क्रॉस करके या हाइब्रिडाइजेशन से लाया जाएगा, F1 से F2,
सेल्फिंग से फिर F2 के भी सीड ग्रो करे तो F3, F4, तो 4-5 जनरेशन तक मेंडल हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4-5 जनरेशन तक मेंडल उनको ग्रो करते रहे। हर जनरेशन पर देखते रहे कि कितने टॉल आए, कितने ड्वार्फ आए, उनको नोट किया, उनके रेशियो निकाले गए और फिर उससे कंक्लूजन दिया कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा इनहेरिटेंस का पार्ट समझाया और अपने कंक्लूजन दी। तो ये तो उनकी दूसरी स्टेप हुई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट ना। उसके बाद में तीसरा काम क्या था जो मैंने आपको बताया, सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। अब वो जो F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड आया था, F1 हाइब्रिड प्लांट, जो कि हमने हाइब्रिडाइजेशन के बाद आया, इस F1 हाइब्रिड प्लांट के सीड लिए गए और इसको फिर से ग्रो कर दिया गया। तो इससे अगली जनरेशन कौन सी बनी, F2 जनरेशन बनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि F1 से F2 जो बनता है वो तो केवल सेल्फिंग से ही बन जाएगा। ठीक है, ग्रो करने का मतलब यहाँ क्या हुआ, सेल्फिंग। अपने आप से तो ये प्लांट सेल्फिंग करेगा, तो F1 हाइब्रिड प्लांट की सेल्फिंग करके F2 बना दिया। फिर इस F2 का भी सीड्स कलेक्ट किए गए, इनको भी ग्रो किया गया, तो इससे F3 जनरेशन आ गई। तो इस तरह से उन्होंने 3-4 जनरेशन तक इस तरह से ग्रो करते और हर जनरेशन पर कितने टॉल, कितने ड्वार्फ आए, ये नोट करते गए। तो ये पूरा मेंडल के काम करने का एक तरीका था। मेंडल का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, सबसे पहले जितने करेक्टर पर उनको काम करना था उन सारे करेक्टर के लिए और उसके डिफरेंट फॉर्म के लिए उन्होंने प्योर प्लांट तैयार किए, कंटिन्यूस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन से, जो हमने पहले बताया। उसके बाद उन्होंने क्रॉस शुरू किए, क्रॉस किया गया इमैस्कुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन मेथड से। हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशन यूज किया गया, क्रॉस किया गया और क्रॉस से जो प्रोजेनी बनी वो F1 कहलाई। फिर उस F1 को एज सच ग्रो करके सेल्फिंग के थ्रू F2, F3 आगे के प्लांट जितने भी मेंडल ने क्रॉस किए सारे क्रॉस इसी टेक्निक से किए गए। ठीक है, बस अब इसमें डिफरेंस ये रहा कि शुरुआत में उन्होंने सिंगल करेक्टर पर क्रॉस किया। ठीक है, एक करेक्टर का क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो 7 करेक्टर्स थे, सबका उन्होंने पहले अलग अलग क्रॉस किया। फिर उसके बाद उन्होंने दो करेक्टर साथ लेके क्रॉस किया, तो उसको कहा गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। 3 करेक्टर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरह से वो फिर अपनी सीक्वेंस ऑफ क्रॉस बढ़ाते गए। तरीका यही रहेगा, मेथड यही है, बस अब इसमें नंबर ऑफ करेक्टर चेंज। और जो सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल क्रॉस जो थे वो थे मोनोहाइब्रिड सिंगल करेक्टर के क्रॉस। ठीक है, तो हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यानी कि पी प्लांट का डिटेल और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यानी कि क्रॉस करने की टेक्निक समझी। अब हम मेंडल के क्रॉस शुरू करेंगे और सबसे पहला क्रॉस रहेगा सिंगल करेक्टर क्रॉस मोनोहाइब्रिड। आगे बढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आएंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जेनेटिक्स के सबसे फंडामेंटल क्रॉस में से आते हैं। पूरे चैप्टर में ये क्रॉस आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा और बहुत इजी है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और इतना इजी है कि आराम से इसमें कोई ऐसा समझने वाली बात, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलता जिसको ये नहीं कि हमें मोनोहाइब्रिड नहीं आता। मोनोहाइब्रिड बहुत इजी है, लेकिन इसके एप्लीकेशन ही पूरे चैप्टर में आएंगे और वहाँ कईयों को दिक्कत आती है। हम पहले क्रॉस समझें कि क्या है, मेंडल ने इस क्रॉस से फिर क्या कंक्लूजन निकाला। ठीक है, और उसके बाद में हम फिर इसके एप्लीकेशन पर आएंगे। ठीक है, डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ओनली 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। ये मेंडल की नई शुरुआत थी कि मेंडल ने एक कैरेक्टर को अलग अलग से स्टडी करना शुरू किया। तो एक कैरेक्टर का जब इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो अगर कोई सिंपली आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस वर परफॉर्म्ड बाय मेंडल, तो सीधी सी बात है, उन्होंने जब 7 कैरेक्टर लिए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कितने किए होंगे, 7 टाइप्स। 7 टाइप के मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए। क्रॉस करने का वही हाइब्रिडाइजेशन वाला मेथड। अब उस क्रॉस को हम लिखें कैसे, वो जो मैंने आपको बताया वो तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन इमैस्कुलेशन समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया था। लेकिन जब आपको कभी बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तो प्रॉपर एक क्रॉस को लिखने का स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, और बोर्ड एग्जाम में तो एक नई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 3 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी बड़े क्वेश्चन ही आएंगे। पूरा एक क्रॉस ढंग से बना के दिखाना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो क्रॉस को लिखने का एक तरीका है, जैसे हमने वो पहले लिया था अभी हाइब्रिडाइजेशन में टॉल एंड ड्वार्फ का क्रॉस किया, हम उसी को लेते हैं, लेकिन अब क्रॉस को विद जीनोटाइप प्रॉपर वे में लिखें। तो जैसे उन्होंने टॉल एंड ड्वार्फ का क्रॉस किया, मेल गेमिट टॉल से लेना, फीमेल गेमिट ड्वार्फ से लेना है। अब हम इनके जीनोटाइप भी लिख रहे हैं, टी स्मॉल टी। क्यों ये 2 बार टी क्यों लिखे,
समझ में आ रहे? 2 बार टी क्यों लिखे गए? क्योंकि प्लांट डिप्लॉइड है, 2 एलील होते हैं टी टी, और दोनों एक जैसे क्यों है? क्योंकि मेंडल ने प्लांट को क्या लिया था? होमोजाइगस, प्योर प्लांट से शुरू कर रहे हैं, तो ये प्योर प्लांट है। अब देखिए इससे हम मेल गैमेट पोलन ग्रेन लाए थे, तो पोलन ग्रेन इसके अंदर क्या आएगा? एक एलील कैपिटल टी, इसके अंदर फीमेल गैमेट स्मॉल टी। तो ये तो हो गई पेरेंटल जनरेशन, ये हो गए गैमेट्स। बिल्कुल देखो क्रॉस इसी तरह से लिखा जाए। अब हमने इनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया, तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ये हुई F1 जनरेशन। और जब इसको ग्रो किया गया तो सारे प्लांट उनको कैसे मिले? टॉल। ठीक है, ये पूरा एक शॉर्ट में ब्रीफ में लिख रहे हैं, विद जीनोटाइप लिख रहे हैं। तो F1 जनरेशन सारे टॉल आ गए। फिर इन्होंने इस F1 के सीड कलेक्ट किए और उसको फिर ग्रो कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि जब फिर ग्रो करेंगे तो एज सच ये प्लांट क्या करेगा? सेल्फिंग। इसको जब ग्रो किया, कोई क्रॉस नहीं, इसको ग्रो किया, तो इसके फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और इसी के मेल गैमेट इसी के फीमेल गैमेट से फ्यूज करेंगे, सेल्फिंग होगी। तो मतलब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें मेल गैमेट भी रहेंगे, फीमेल गैमेट भी रहेंगे। अब देखो कितने कितने गैमेट्स बनेंगे, क्या रहेगा? मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब ये सेपरेट होंगे तो 2 टाइप के मेल गैमेट बनेंगे, 2 टाइप के फीमेल गैमेट बनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, 2 तरह के गैमेट्स। अब ये एक ही फ्लावर में है और कोई सा भी मेल गैमेट किसी भी फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा, तो हम सारी पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं कि हो सकता है ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाए, तो ये बना कैपिटल टी। ये वाला इससे फ्यूज हुआ हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों के फ्यूजन से कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों से स्मॉल टी। ये हो गई F2 जनरेशन। ठीक है, F1 की सेल्फिंग से अब ये बना F2 जनरेशन। ठीक, जब इन F2 को ग्रो किया गया तो हमें पता चला कि ये वाला प्लांट भी टॉल है, ये भी टॉल मिला, ये भी टॉल मिला, और ये एक प्लांट क्या मिला? ड्वार्फ। तो अब देखिए उनको F1 में कोई ड्वार्फ नहीं मिला है, सारे टॉल है, लेकिन F2 में उनको क्या दिखाई दिया? ड्वार्फ। तो एक सिंपल से क्रॉस को आपको जब भी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखना हो तो 2 इस जनरेशन तक जरूर लिखेंगे। F1 हमेशा हाइब्रिडाइजेशन से ला रहे हैं और उसके बाद सेल्फिंग से F2 ला रहे हैं। इस तरह से F1 F2 का ये पूरा क्रॉस इसी बेसिक पैटर्न पर दिया जाए। अच्छा, ये जो रिजल्ट है, ये जो हमने एरो बनाया है, इसको बोलते हैं एरो मेथड। एक्चुअली ये मैथमेटिकल तरीके हैं सब कॉम्बिनेशन बनाने के। तो F2 जनरेशन में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 4। लेकिन इस चीज को ये एरो की बजाय एक मैथमेटिकल तरीका और है, चेकर बोर्ड मेथड से भी कर सकते हैं। एरो वाला मेथड आपके जब गैमेट कम होंगे तब तक चलेगा, जैसे यहाँ 2 ही गैमेट थे, 1 2 गैमेट है, तब तक तो आप एरो करके बना लो। लेकिन जब ज़्यादा गैमेट होंगे, बड़े क्रॉस जो होते हैं, उनमें ऐसे नहीं होगा, फिर चेकर बोर्ड बनाना पड़ता है। तो इसी रिजल्ट को चेकर बोर्ड मेथड से भी ला सकते हैं। मैथ्स में एक टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, और उसमें हम बताते हैं कि किसी भी चीज़ के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन बनाने के तरीके। वहीं से लाया गया ये चेकर बोर्ड मेथड। मेंडल ने नहीं दिया था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे रेगिनाल्ड सी पुनेट। तो पुनेट ने ये मेथड डेवलप किया था, इसलिए चेकर बोर्ड को पुनेट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। आप देखिए इस रिजल्ट को अगर हम चेकर बोर्ड में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से आएगा। चेकर बोर्ड मेथड पुनेट स्क्वायर मेथड भी बोला जाएगा, क्योंकि रेगिनाल्ड पुनेट ने इसको डेवलप किया है। एनसीईआरटी पढ़ोगे, वहाँ लिखा हुआ है कि चेकर बोर्ड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप। ठीक है, अब देखिए हम चेकर बोर्ड इस तरह का एक स्क्वायर बनाया जाता है, वही F2 जनरेशन है। एक तरफ मेल गैमेट, एक तरफ फीमेल गैमेट लिखेंगे। चेकर बोर्ड में बिल्कुल फिक्स होता है कि मेल गैमेट ऊपर की तरफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखेंगे, फीमेल गैमेट वर्टिकली रखेंगे, ये बिल्कुल फिक्स है। और जितने गैमेट होंगे उसी अकॉर्डिंग साइज होगी। अब जैसे 2 गैमेट थे तो 2x2 का चेकर बोर्ड बना, ज़्यादा गैमेट होंगे और बड़ा बन जाएगा। ठीक है, एक तरफ ये मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है, चेकर बोर्ड में ध्यान रखना, एक टाइप का गैमेट एक ही बार रखना, टाइप रखना होता है। अब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एक एक रखा, यूँ नहीं करना कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार नहीं करना, कोई मतलब नहीं, वो अननेसेसरी कि हमारा काम बढ़ता है। टाइप्स रखिए, और आप देखिए वही 4 कॉम्बिनेशन इसमें भी आ गए।
ठीक है। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, टॉल, ये भी क्या हुआ, टॉल, वो रिजल्ट वही आएगा, ये भी टॉल और ये ड्वार्फ। ठीक है। इस तरह से पुनेट स्क्वायर मेथड से भी आप F2 जनरेशन का रिजल्ट ला सकते हैं। अब देखिए, पहले तो हमने 2 जनरेशन तक क्रॉस समझा। अब मेंडल ने हर जनरेशन पर जो रिजल्ट आया उसको नोट किया। सबसे पहली जनरेशन कौन सी आई थी, F1, तो हम F1 से ही शुरू करें और रिजल्ट को फिनोटिपिक और जीनोटिपिक टर्म्स में दिया जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। तो अब देखिए F1 पर वापस जाते हैं एक बार। तो ये जो हमारा क्रॉस था F1 जनरेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बता सकते हैं। F1 पर क्या आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। ठीक है, इसका मतलब कितने टाइप के फिनोटाइप मिले, एक टाइप, सारे टॉल हैं। ठीक है। अब आपसे कोई कहा जाए व्हाट शुड बी द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F1 जनरेशन, तो फिनोटिपिक रेशियो F1 का बनेगा ही नहीं। जब एक ही है टॉल अकेले, तो क्या रेशियो, रेशियो के लिए कम से कम 2 यूनिट तो चाहिए, कंपैरिजन है। ठीक है, यहाँ 1 टाइप का फिनोटाइप है और 1 टाइप का जीनोटाइप है, इसलिए कभी भी आपको क्रॉस के अंदर आपको F1 जनरेशन का रेशियो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ रेशियो बनता ही नहीं। F1 में एक एक टाइप आए, फिर F1 की सेल्फिंग करके जब F2 लाते हैं, तो F2 जनरेशन में आप बता सकते हैं कि कितने टाइप के फिनोटाइप, कितने टाइप के जीनोटाइप। फिनोटिपिक रेशियो अगर निकालें तो 2 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप आ रहे हैं, टॉल भी आ रहे हैं और ड्वार्फ भी आ रहे हैं। किस रेशियो में आए, 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो, 3 तरह का जीनोटाइप, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। रेशियो क्या रहेगा, 1:2:1, ये रहा 1:1। ठीक है। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड F2 जनरेशन रेशियो 3:1 फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आता है। ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो को बेसिक रेशियो भी बोला जाता है, मेंडेलियन रेशियो भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन PMT में आए हैं, व्हाट विल बी द मेंडेलियन रेशियो। तो मेंडेलियन रेशियो कहा जाए तो फिनोटिपिक रेशियो ही पहले आता है। ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो है, इसको रियल रेशियो कहते हैं, दिखाई तो हमें फिनोटिपिक रेशियो देगा, जीनोटिपिक रेशियो तो हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसका ये रिजल्ट रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो है। और पी प्लांट ही नहीं, दूसरा करेक्टर ले लो, दूसरा प्लांट ले लो, रेशियो यही आएगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड बेस पर। ठीक है। इवन F2, अब F3 भी बना सकते हैं, कुछ नहीं है। F2 के प्लांट को लो, फिर से ग्रो कर दो, F3 आ जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने तो आगे भी बढ़ाए थे। अब ये जो रेशियो आया 3:1, अच्छा यहाँ पर अब छोटी छोटी बातें पूछी जाती है क्रॉस को लेकर। अब यहाँ पूछा जाता है हाउ मेनी टॉल प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन, तो क्या कहें। ठीक है। अक्सर यहाँ कई लोग आंसर देते हैं सब 3 आ गया। अगर आप 3 आंसर देते हैं तो बिल्कुल गलत है, ये रेशियो है। मैंने पूछा हाउ मेनी, आपको नंबर ऑफ प्लांट तो पता ही नहीं है, हाउ मेनी का जवाब अगर देना है तो इस रिजल्ट को आप 2 और तरीके से लिख सकते हो। आप इस रिजल्ट को प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में भी लिखो और परसेंटेज के टर्म्स में भी आना चाहिए, क्योंकि हर बार रेशियो से काम नहीं चलेगा। तो इस रिजल्ट को हम प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज दोनों तरह से दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर हम देते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिख जाएगी। ठीक है। अब आप देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी गैमेट से आती है। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइप के गैमेट बने तो एक की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 50%। और इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी भी 50% प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। यही प्रोबेबिलिटी जो है आप चेकर बोर्ड में भी लिख सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी भी 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो एक एक, अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन बना, इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। ठीक है। चेकर बोर्ड में मैंने आपको बताया था गैमेट्स के सिर्फ टाइप लिखे जाएंगे, याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। और ये जो बॉक्स में कॉम्बिनेशन आया, ये क्या हुए, जब 2 गैमेट फ्यूज होंगे तो क्या बनेंगे, ये जाइगोट। तो ये जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है। पूछा जाए कि F2 जनरेशन में कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बने, हाउ मेनी जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, 4 टोटल काउंट होते हैं। टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने हैं, 4। प्रोबेबिलिटी इसीलिए 1/4, 1/4 आ रही है। ठीक है। तो अगर टॉल पूछा जाए हाउ मेनी टॉल प्लांट, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। होमोजाइगस डोमिनेंट 1/4, हेट्रोजाइगस 2/4 एंड ये 1/4। इसी चीज को आप परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3/4 का मतलब कितना परसेंट, 75%, 25%। ठीक है। आपको कहा गया था कि
हाउ मेनी टॉल प्लांट्स, ये पूछा था हमने, ठीक है। तो हाउ मेनी में हमें 3 नहीं बोलना है, या तो बोलिए 3/4 या बोलेंगे 75%, 75% टॉल 25% ड्वार्फ, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट कितने, 25%, हेट्रोजाइगस 50% एंड होमोजाइगस रिसेसिव 25%। तो इस रिजल्ट को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, रेशो में, प्रोबेबिलिटी में, परसेंटेज में, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना है, जो पूरा क्रॉस किया है, कई लोग इसको यूं इमेजिन करते हैं कि बस ये प्लांट लिए और ये 4 प्लांट बन गए, कभी ऐसा नहीं होता। मैंने आपको कहा था क्रॉस जब करते हैं तो लार्ज स्केल पर होता है। बहुत सारे टॉल, बहुत सारे ड्वार्फ थे, फिर बहुत सारे F1 बने, फिर उनसे और ज़्यादा F2 बने। तो ये नहीं सोचना है कि F2 में कोई 4 पौधे हो गए, कि 4 प्लांट है, 3 टॉल हो गए, 1 ड्वार्फ, नहीं। ये तो हमें एक सैंपल लिखा है हमने मैथमेटिकल वे में, ठीक है, गैमेट्स के टाइप के बेस पर। और हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन भी करो जब गैमेट्स से बनाओ तो टाइप लिखना, तो ही सही रेशो आएगा एक ही बार में। जैसे अब यहाँ पर है, हमने यहाँ तो लिखा 1 गैमेट और यहाँ बनाए 2, इसका क्या मतलब हुआ, कोई 1 गैमेट थोड़ी बना रहा है, 1 टाइप ऑफ गैमेट। ये 1 टाइप ऑफ गैमेट था, यहाँ 2 टाइप। तो जितने टाइप है गैमेट के, हमेशा टाइप यूज करने। चेकर बोर्ड में जब आप गैमेट के टाइप यूज करोगे तो टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आएगा और उससे रेशो निकलता है। ये रिप्रेजेंटेशन है। बाकी जब लार्ज स्केल पर काम करते हैं तो ध्यान रखना, ये रेशो इतने एग्जैक्ट नहीं आते। मान लो F2 पर 100 प्लांट आए, तो आप ये इमेजिन नहीं करें कि 75 टॉल और 25 ड्वार्फ होंगे ही होंगे। इतना एग्जैक्ट नेचर में नहीं चलता। नेचर में लॉसेस भी होते हैं, थोड़ा बहुत रिजल्ट आसपास ही आएगा। तो 3:1 एग्जैक्ट नहीं आता, बट उसके लमसम आसपास ही आता। अगर हमने 100 F2 में हमारे पास 100 प्लांट हैं तो 75 टॉल हो ये ज़रूरी नहीं, थोड़ा 2-4 कम 2-4 ज़्यादा है। एक्चुअली क्या होता है, जब आपने मान लो 100 प्लांट ग्रो किए होंगे तो कोई ज़रूरी कि 100 के 100 पैदा हो जाए। कई बार कुछ प्लांट जर्मिनेट ही नहीं होते, फिर कुछ प्लांट को मान लो डिजीज़ लग गई, डेथ हो गई जर्मिनेशन के साथ ही। तो हम ये कब काउंट करेंगे, हम तो ये टॉल ड्वार्फ कब देखेंगे, जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा, तभी तो दिखेगा हाइट तो टॉल और ड्वार्फ। और मैच्योरिटी तक आते आते कई बार कुछ प्लांट की डेथ हो जाती है, डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए कभी एग्जैक्ट रेशो नहीं बनता है, आसपास लमसम रेशो ही आएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल जब रिजल्ट बेस पर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप देखिएगा कभी 3:1 एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको उसको 3:1 मान के ही करना है। क्लियर, ठीक है। तो ये रिजल्ट और रेशो, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। रेशो तो खैर अपने और भी कई जगह काम आएगा। मान लो इसमें पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द रेशो बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। अब देखो क्या आंसर देना चाहिए, ट्रू ब्रीडिंग टॉल, ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ। ट्रू ब्रीडिंग कौन, होमोजाइगस, तो होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ। कितना आ रहा है रेशो, 1:1, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाट शुड बी द रेशो बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस प्लांट इन F2 जनरेशन। अब आपको क्वेश्चन में कभी भी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, मैंने टर्मिनोलॉजी में भी बताया था, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जो होता है वो हमेशा जीनोटाइप के लिए होता है। ये नाम जीनोटाइप के लिए है। तो जैसे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पूछा तो जीनोटाइप देखो, होमोजाइगस कौन कौन, होमोजाइगस ही बोला है, तो ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, और ये दोनों हेट्रोजाइगस है। तो 4 में से आप देखो, ये दोनों होमोजाइगस, ये दोनों हेट्रोजाइगस। तो पूछा गया रेशियो बिटवीन होमोजाइगस हेट्रोजाइगस 2:2, ये भी 1:1 है, ठीक है। या फिर ये पूछा जाए रेशियो बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव प्लांट इन F2 जनरेशन। अब डोमिनेंट रिसेसिव जब भी बोला जाता है, देखो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के लिए जीनोटाइप में जाएंगे, लेकिन जब भी डोमिनेंट रिसेसिव बोलेंगे तो वो तो हमें फिनोटाइप में दिखता है, कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव। तो जो ये पूछा जाए रेशियो बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तो डोमिनेंट कौन, टॉल, एंड रिसेसिव, तो डोमिनेंट रिसेसिव का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1, ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी सी क्वेश्चंस, छोटी छोटी बातें आती हैं। अच्छा, मेंडल को अपने इस 3:1 और इस रिजल्ट का मैंने आपको बताया था कुछ आइडिया पहले से भी था। मेंडल ने मैथमेटिकली इस रिजल्ट को थोड़ा पहले भी प्रिडिक्ट किया, कैलकुलेट किया। उन्होंने भी अंदाजा लगाया कि हाँ करीब ये आना चाहिए, और फिर वही ला करके भी दिखाया। आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। मेंडल ने उसी सीधे साधे फॉर्मूले से इसको निकाला है। देखिए a + b, a² 2ab b² होता है। यहाँ a और b मैथ के अकॉर्डिंग 2 वेरिएबल यूनिट्स हैं, ठीक है। आप a और b को टॉल एंड ड्वार्फ से रिप्लेस कर लीजिए, और जो स्क्वायर है
ये स्क्वायर इनके सेल्फिंग या इनके क्रॉस को दिखाता है। फार्मूला वही है, बस टी लिख लिया हमने। तो इसका देखो रिजल्ट क्या आता है, टी स्क्वायर प्लस 2tt एंड स्मॉल टी स्क्वायर। ठीक है, ये आप देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, और ये दोनों जो हैं टॉल हैं, 1 to 1 आया, ये टॉल हो गए 3 और ये होगा ड्वार्फ 1। इस फॉर्मूले से भी रिजल्ट निकाले। ये मेंडल के काम की खास बात थी। और ये जो फॉर्मूला यूज किया था उन्होंने अपने क्रॉस करने और प्लांट ग्रो करने से पहले किया है। पहले उन्होंने मैथमेटिकली अंदाजा लगा लिया कि हाँ ये होना चाहिए, और वही चीज फिर उन्होंने ग्रो करके साबित भी की। तो उसकी खास बात यही है, उनके जो रिजल्ट आए वो पहले उन्होंने मैथमेटिकली भी कैलकुलेट किए और फिर उसको प्रैक्टिकली प्रूव भी किए। तो इस तरह से वो अपने रिजल्ट को कैलकुलेट कर पाते हैं कि ये दिख रहा है कि मैथमेटिकल फार्मूला कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके, और ये एक छोटा सा एग्जांपल है किस तरह से 3:1 इससे भी हम एज्यूम करते हैं। ओके, अच्छा एक और चीज आप याद कीजिए, मैंने टर्मिनोलॉजी में आपको इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग बताया था। हम क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं तो उसको भी समझ लें, इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग। और ये भी बताया था कि जब इनब्रीडिंग होती है तो इनब्रीडिंग इज जस्ट लाइक सेल्फिंग, और इनब्रीडिंग जो होता है वो होमोजाइगोसिटी बढ़ाता है, और फिर इनब्रीडिंग अच्छा नहीं है क्योंकि होमोजाइगोसिटी जब बढ़ती है तो रिसेसिव कैरेक्टर के आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आउटब्रीडिंग जो है वो हमने कहा था आउटब्रीडिंग बहुत बेटर है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें हाइब्रिड बनता है, वो पेरेंट से भी ज़्यादा अच्छा हाइब्रिड विगर होता है। ये सब हम टर्मिनोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं। आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इनब्रीडिंग का इफेक्ट देख सकते हो। जो हम कहते हैं कि इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ी, वो यहाँ दिखेगी। आप हेटेरोजाइगोसिटी कम हुई, वो भी दिखेगी। हम जरा अपने इस क्रॉस को एक बार वापस पीछे जाएं। ये देखिए, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। ठीक है, अब मुझे जरा होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के हिसाब से दिखा दो। पेरेंटल जनरेशन, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दिख रहा है, दोनों होमोजाइगस। मतलब हम कह सकते हैं पेरेंटल जनरेशन शोज 100% होमोजाइगोसिटी, दोनों 100% होमोजाइगस है, और 0% हेटेरोजाइगोसिटी। फिर हमने F1 पेरेंट से F1 बनाया तो हमने क्रॉस किया हाइब्रिडाइजेशन किया, तो इनब्रीडिंग की, आउटब्रीडिंग, कोर्स आउटब्रीडिंग। तो हमने आउटब्रीडिंग करी तो आउटब्रीडिंग के रिजल्टेंट कौन आया, F1। क्या आया, हेटेरोजाइगस। यहाँ सारे होमोजाइगस है दोनों पेरेंट, यहाँ सारे प्रोजेनी कैसे आए, हेटेरोजाइगस। हम ये कहें यहाँ 100% होमोजाइगोसिटी 0% हेटेरोजाइगोसिटी। F1 में क्या आ गया, 100% हेटेरोजाइगोसिटी 0% होमोजाइगोसिटी। तो आउटब्रीडिंग से हेटेरोजाइगोसिटी आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। ठीक है, ये हेटेरोजाइगोसिटी आ गई। अब फिर हमने F1 से F2 बनाया, तो F1 से F2 में हम क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग मीन्स इनब्रीडिंग। और आप देखिए एक जनरेशन के इनब्रीडिंग का इफेक्ट, कि जहां F1 में 100% हेटेरोजाइगोसिटी है, 0% होमोजाइगोसिटी है, फिर हम इनब्रीडिंग कर रहे हैं, F2 आया। F2 में कितनी हेटेरोजाइगोसिटी, आप देखोगे F2 में हेटेरोजाइगोसिटी कितनी रह गई, ये ना, तो हेटेरोजाइगोसिटी 50%, होमोजाइगोसिटी कितनी आ गई, 50%। जो होमोजाइगोसिटी यहाँ 0 हुआ करती थी इनब्रीडिंग की वजह से, टोटल प्रोजेनी में देखा जाता है, ध्यान रखना, इनब्रीडिंग की वजह से टोटल प्रोजेनी में 50% प्रोजेनी कैसी आ गई, होमोजाइगस। ठीक है, और 50% हेटेरो, तो 100% से हेटेरोजाइगोसिटी रिड्यूस होकर कितनी रह गई, 50। ये तो F2 है। अगर आप इन सब का फिर से एक बार और ग्रो करें, मैंने कहा फिर आएगी F3 जनरेशन, तो गारंटी से आप करके देख लीजिए F3 जनरेशन में हेटेरोजाइगोसिटी और आधी हो जाएगी। यहाँ कितनी 50 है, F3 में 25% होगी, और उसी प्रोपोर्शन में होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी, होमोजाइगोसिटी 75% हो जाएगी। और इसी तरह से अगर लगातार आप सेल्फिंग करते रहोगे, हर जनरेशन में हेटेरोजाइगोसिटी हाफ होती जाएगी, इट रिड्यूस टू हाफ, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दिस शोज कि इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। फिर हमने कहा था जब होमोजाइगोसिटी बढ़ती है तो ऐसा भी नहीं है कि सारे प्रोजेनी बेकार बनते, क्योंकि होमोजाइगोसिटी जब बढ़ती है तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। आप देखो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, लेकिन हार्मफुल कैरेक्टरिस्टिक किस में आया, होमोजाइगस रिसेसिव में आया। ठीक है, तो इनब्रीडिंग से भी सारे प्रोजेनी बेकार नहीं होते, कुछ तो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे जो ज़्यादा बेटर होंगे, केवल होमोजाइगस रिसेसिव के अंदर ही हमें बेकार या रिसेसिव कैरेक्टर दिखेंगे। ठीक है,
तो इनब्रीडिंग के इस इफेक्ट को हम जरा सा एक टेबल में समराइज भी कर सकते हैं। देखिए कौन सी जनरेशन, एक आपको एक रिलेशन देखिए, जनरेशंस, परसेंटेज हेट्रोजाइगोसिटी एंड परसेंटेज होमोजाइगोसिटी। अब हम जरा इसको समराइज करके एक टेबल बना लें। हमारी शुरुआत की थी हमने पेरेंटल जनरेशन से, तो पेरेंटल जनरेशन में क्या था, हेट्रोजाइगोसिटी 0% थी, होमोजाइगोसिटी 100% थी, वही जो क्रॉस देखा था। फिर हमने पेरेंट से बनाया F1, तो पेरेंट से जब F1 बनाया तो यहाँ पर तो क्या किया गया था, क्रॉस पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग। तो F1 में आप देखो क्या हो गया, 100% हेट्रोजाइगोसिटी, 0% होमोजाइगोसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में F1 से F2, F2 से F3 या और भी आगे आप चलते जाओ। ये जो सारा हम कर रहे हैं ये क्या है, ये है सेल्फिंग यानी कि इनब्रीडिंग। ये जरूर क्रॉस पॉलिनेशन था, ये आउटब्रीडिंग थी। ठीक है, यहाँ पर F2 जो है, अब यहाँ क्या होगा, जैसे F2 तक तो हमारे पास रिजल्ट है, F2 में हेट्रोजाइगोसिटी कितनी, 50% और ये भी 50%। तो ये 100 से 50 हो गया, 0 से 50 हो गया, बढ़ गया। अगर हम F3 में आगे चलते हैं तो ये और कम हो जाएगा, हाफ 25% और ये हो जाएगा 75%। और अगर F4 पे जाओगे तो ये 12.5%, ये 87.5%, इस तरह से ये चलेगी। तो आपको कितनी भी जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 3rd जनरेशन, कहीं भी पूछा जाए कि कितनी होमोजाइगोसिटी, कितनी हेट्रोजाइगोसिटी, तो बता सकते हैं। ठीक है, तो जनरेशन टू जनरेशन इस तरह से सेल्फिंग का रिजल्ट दिख रहा है कि हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस टू हाफ एंड होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेस। ये वो इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग का इफेक्ट है। मैंने उस समय भी कहा था कि हम इनब्रीडिंग, जो हमने कहा था कि इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, मैंने कहा था कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसको प्रूव करेंगे, ये हम यहाँ पर क्रॉस के साथ भी उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये तो हमारा क्रॉस वाला पार्ट होगा। ये मेंडल का पहला क्रॉस था, किस तरह से उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए। बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल पार्ट है। रेशियो 3:1 लाना कोई बड़ी बात नहीं। मेंडल ने जब अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, जो रिजल्ट आया, रेशियो आया, नोट किया गया। अब उन्होंने बैठ करके उसका कंक्लूजन निकाला। वो सोचा उन्होंने कि अब आखिर इससे पता क्या चला। हर क्रॉस के बाद, हर काम के बाद मेंडल ने उसका कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन मिलते हैं। ठीक है, कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के जितने क्रॉस हैं और जो छोटे बड़े, यूँ तो कंक्लूजन कई सारे हैं, बट क्रॉस के बेस पर 4 बड़े कंक्लूजन दिए मेंडल ने। उसमें से 3 कंक्लूजन तो मोनोहाइब्रिड पर ही मिल गए, एक बाद में मिलेगा डायहाइब्रिड पर। अच्छा, मेंडल के कंक्लूजन को पोस्टुलेट भी बोलते हैं, प्रिंसिपल भी बोलते हैं और लॉ भी बोलते हैं। थोड़ा ये समझ लीजिएगा, पोस्टुलेट, प्रिंसिपल तो सिनोनिम्स हैं, और जितने कंक्लूजन होते हैं उतने ही पोस्टुलेट, उतने ही प्रिंसिपल। ये सब एक ही चीज़ है, कंक्लूजन बोलो, पोस्टुलेट बोलो, प्रिंसिपल बोलो, बस ध्यान रखना लॉ अलग चीज़ है। हम किसी भी पोस्टुलेट को लॉ तब बनाते हैं जब वो 100% या मैक्सिमम एप्लीकेबल हो, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है, तो लॉ हर कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, बाकी कंक्लूजन तो है। कुल मिलाकर 4 मोनोहाइब्रिड में 3 कंक्लूजन है, 3 पोस्टुलेट, 3 प्रिंसिपल कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए सबसे पहला कंक्लूजन में वापस जरा अपन क्रॉस पर ही चलते हैं। ये देखिए, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मेंडल ने कंक्लूजन कैसे निकाला, मेंडल के तरीके से ही समझते हैं। मेंडल ने अपने क्रॉस को देखा, ये आज तो हम जीनोटाइप विनोटाइप लिख के करते हैं तो हमें ज्यादा आराम से समझ में आ रहा है। मेंडल ने जीनोटाइप नहीं लिखे थे। उनका देखने का नजरिया क्या था, उन्होंने कैसे देखा कि मैंने एक प्योर टॉल का क्रॉस प्योर ड्वार्फ से किया, प्योर तो लिया था जो उनको पता ही था, प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ का क्रॉस किया, F1 में सारे टॉल आए। ठीक है, और उसके बाद में जब इसके आगे F2 जनरेशन पर गए, सेल्फिंग करी, तो फिर टॉल एंड ड्वार्फ दोनों आए। एक चीज उन्होंने क्या देखी कि F1 में एक टॉल और एक ड्वार्फ का क्रॉस करने के बाद भी F1 में टॉल आए, और फिर जब इसकी सेल्फिंग कर रहे थे ड्वार्फ आए। ये बड़ा उनके लिए सरप्राइजिंग था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हम पेरेंट में एक पेरेंट ड्वार्फ ले रहे हैं, एक टॉल एक ड्वार्फ, तो यहाँ कोई भी ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ नहीं आया, ड्वार्फ का कोई इफेक्ट ही नहीं दिखा, लगे सारा जैसे ड्वार्फ का तो कोई इफेक्ट ही नहीं। और फिर जब इस F1 की प्रोजेनी बनाई यानी कि F2, तो अब तो पेरेंट F1 हो गए ना, और ये तो सारे टॉल हैं, F1 तो सारे टॉल हैं,
और ये सारे टॉल होते हुए भी इन्होंने 25% प्रोजेनी कैसे प्रोड्यूस किए? ड्वार्फ। तो उन्हें कुछ बात समझ में नहीं है कि जब ड्वार्फ ले रहे हैं तब तो कोई ड्वार्फ नहीं आ रहा है, और जब सारे टॉल है पेरेंट में तो इसमें से ड्वार्फ निकल के आ रहा है। अगर ये टॉल होते हुए भी ड्वार्फ प्रोड्यूस कर पा रहा है, तब मॉर्गन ने कंक्लूड किया कि इसका मतलब इस F1 के पास ड्वार्फनेस की कोई चीज, कोई अंश कुछ तो मौजूद है। देयर इज समथिंग जो ड्वार्फनेस रेगुलेट कर रही है, और वो F1 लेके बैठा है। तभी भले ये खुद टॉल है, लेकिन इसने जो है ड्वार्फ बनाया, तो इसके पास ड्वार्फनेस का कुछ अंश है। और इसके पास ड्वार्फनेस की वो चीज कहां से आई? तब हमें रियलाइज होता है कि इसके एक पेरेंट कौन से थे? ड्वार्फ। तो हमें जो शुरू में देखने को लग रहा था कि ड्वार्फ पेरेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मेंडल को समझ में आया कि ड्वार्फ पेरेंट ने भी F1 को कुछ तो दिया, और टॉल ने तो खैर दिया ही है। And he concluded that both of the parent transfer something to their progeny. ठीक है। And later on उन्होंने उसे something का एक टर्म, एक नाम दिया, फैक्टर। ठीक है। उन्होंने कहा कि in organism there is a factor which regulate a character. फैक्टर एक इंडिपेंडेंट स्टेबल यूनिट है, डिस्क्रीट यूनिट कहा गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कि फैक्टर एक स्टेबल यूनिट है जो एक करैक्टर बनाती है, और पेरेंट अपने प्रोजेनी को ये फैक्टर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। टॉल वाले ने टॉल का फैक्टर दिया, ड्वार्फ वाले ने ड्वार्फ का फैक्टर दिया। इसी फैक्टर को बाद में जाकर जीन कहा गया है। ठीक है। और उन्होंने एक और चीज बताई कि जब एक प्रोजेनी दो पेरेंट से बन रहा है और दोनों पेरेंट अगर फैक्टर दे रहे हैं, तो F1 या प्रोजेनी के पास तो पेयर ऑफ फैक्टर आया। तभी उनका कंक्लूजन पोस्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर कहा गया। उन्होंने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म में फैक्टर पेयर में होगा, and among this pair one is paternal means coming from father, one is maternal coming from mother। ठीक है। मेंडल ने पहली बार फैक्टर की बात कही, और यही चीज आगे चल के जीन कहलाए। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट हमें बनता है, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, फर्स्ट कंक्लूजन। और दो खास बातें रही इसमें, कैरेक्टर्स आर रेगुलेटेड बाय डिस्क्रीट यूनिट नोन एज फैक्टर। ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म हैव अ पेयर ऑफ फैक्टर फॉर अ कैरेक्टर, कि ऑर्गेनिज्म में पेयर ऑफ फैक्टर होता है और फैक्टर जरूर रहेगा। तो एक फैक्टर का कंसेप्ट दिया गया। हालांकि मेंडल ने जब बाद में इसको जब कंक्लूड करा, बताया, तो लोगों ने यही एक ऑब्जेक्शन अराइज किया कि ये फैक्टर क्या होने का कोई प्रूफ चाहिए। मैंने आपको बताया भी था, मेंडल यूं प्रूफ नहीं दे पाए कि एग्जैक्टली फैक्टर क्या है, कहाँ है। बस उन्होंने तो इस तरह के कंक्लूजन से अंदाजा लगाया कि फैक्टर होना चाहिए। इसी को उन्होंने यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा था, जो आज हम जीन कहला। तो पहला F1 जनरेशन पर उनको एक तो फैक्टर की बात पता चली। अब आप देखिए F1 जनरेशन पर ही उनको एक और चीज पता चली। अब उन्होंने एक चीज देखी, चलिए टॉल पेरेंट टॉल का फैक्टर दे रहा है, ड्वार्फ पेरेंट ड्वार्फ का फैक्टर दे रहा है, तो F1 के पास पेयर ऑफ फैक्टर हो गया। पेयर में भी दोनों पेयर अलग अलग हैं, एक टॉल का फैक्टर है, एक ड्वार्फ का फैक्टर है। तब भी उन्होंने देखा कि F1 तो कैसा बना है, F1 अपीयर कैसा हो रहा है, टॉल। तब मेंडल को यहाँ पर रियलाइज हुआ कि अगर हम दोनों फैक्टर एक साथ रख रहे हैं, एक टॉल एंड कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म के फैक्टर एक साथ हैं, तब भी अपीयरेंस किसी एक का ही आता है, कैरेक्टर एक से ही बनता है। और जो फैक्टर किसी दूसरे फैक्टर की प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस करके कैरेक्टर बना देता है, उस फैक्टर को डोमिनेंट फॉर्म कहा जाएगा, डोमिनेंट फैक्टर कहेंगे। और यहाँ एक कंसेप्ट आया डोमिनेंस का। मेंडल ने कहा कि कैरेक्टर के दो फॉर्म में, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, दोनों सेम हो जरूरी नहीं है। और ये हमें इसलिए मालूम चल रहा है कि जब हम दोनों अलील को साथ रखते हैं तो एक का ही कैरेक्टर आता है। मैंने आपको डोमिनेंट रिसेसिव पढ़ाया था, तब भी कहा था कि जो हेट्रोजाइगस में दिखे वो डोमिनेंट। मेंडल वही तो बात कर रहे हैं, ये डेफिनेशन मेंडल से ही है। तो जो सेकंड कंक्लूजन आया वो आया डोमिनेंस का। मैंने आपको ये भी कहा था कि जब रीडिस्कवरी हुई थी, 3 साइंटिस्ट थे, उसमें से कोरेंस ने मेंडल के कंक्लूजन को लॉ में कन्वर्ट भी किया था, लेकिन पेयर्ड फैक्टर को लॉ नहीं बनाया गया। ये यूनिवर्सल नहीं माना जाता, और ये एक फैक्ट है बस। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनिज्म में पेयर ऑफ फैक्टर हो, जरूरी नहीं। ये पेयर ऑफ फैक्टर केवल तब तक है जब तक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड में थोड़ी होगा। ठीक है। तो इसलिए ये फैक्ट है। उसके बाद डोमिनेंस, सेकंड जो कंक्लूजन आया, सेकंड कंक्लूजन मेंडल का, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस।
F1 जनरेशन पर ही मेंडल को दूसरा कंक्लूजन मिला डोमिनेंस का कि व्हेन टू प्योर पेरेंट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक टॉल एक ड्वार्फ, अपोजिट फॉर्म, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, देन इन F1 हेटेरोजाइगस ओनली वन फॉर्म अपीयर्स। ये खास बात है, F1 में केवल एक ही फॉर्म अपीयर होती है, एंड दिस फॉर्म इज नोन एज डोमिनेंट फॉर्म एंड द अदर फॉर्म विल बी नोन एज रिसेसिव फॉर्म। ठीक है, मेंडल ने एक लाइन में कंक्लूड किया था F1 resembles any one of the parent and this form is called dominant form। F1 किसी एक के जैसा आता है, neither in between nor both of them। ठीक है, F1 resembles any one of the parent, किसी एक के जैसा ही होता है, न तो दोनों के जैसा है न दोनों के बीच का है। अब याद कीजिए मेंडल से पहले कंसेप्ट चलता था ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, जिसमें कहते थे दोनों पेरेंट्स का इंटरमीडिएट फॉर्म प्रोजेनी में आता है। मेंडल ने यहाँ ब्लेंडिंग, मेंडल से पहले खैर ब्लेंडिंग तो रिजेक्ट हो चुकी थी, मेंडल को भी कोई ब्लेंडिंग नहीं मिली। मेंडल ने भी साफ साफ कहा फैक्टर डिडंट ब्लेंड, फैक्टर मिक्सअप नहीं होते। मैंने आपको मेंडल के हिडन रहने के रीजन में भी एनसीईआरटी पेज नंबर 81 के पैराग्राफ में बताया था कि मेंडल ने जो फैक्टर का कंसेप्ट दिया था जो मिक्स नहीं होता, तो मेंडल के मिक्सिंग मिली भी नहीं। ठीक है, F1 किसी एक पेरेंट के जैसा ही रिजेंबल करता है। F1 resembles any one of the parent, it is neither in between nor both of them। ठीक है, मेंडल का ये डोमिनेंस कंक्लूजन कॉरेंस को भी बड़ा अच्छा लगा, कॉरेंस को भी लगा, और मेंडल के तो जितने क्रॉस थे उसमें सब में कॉरेंस को दिखाई दिया, तो कॉरेंस ने इसको लॉ बना दिया। बट थोड़े टाइम बाद ही कॉरेंस को रियलाइज हुआ कि लॉ बनाने में उन्होंने जल्दी कर दी, क्योंकि इसके एक्सेप्शन मिलने लगे, सबसे पहले कॉरेंस को ही मिले थे, इसलिए बाद में इसको वापस डिनाई कर लिया गया कि लॉ नहीं होगा, इट इज नॉट यूनिवर्सल, बहुत एक्सेप्शंस हैं इसके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है पूरा डोमिनेंस का जो पार्ट है इट इज नॉट सो यूनिवर्सल, नॉट सो यूनिवर्सल, और इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शंस हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे एक मेंडल के बाद में आएंगे ये सब। एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा एक्सेप्शन होगा कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये दो एक्सेप्शंस। ठीक है, डोमिनेंस एक बड़ा यूजफुल फिनोमिनन है, लेकिन इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं कहते। बट इसके साथ अब एक प्रॉब्लम क्या है, इसको एक बार को लॉ मान लिया गया था फिर हटा दिया गया, तब भी, इसीलिए आज तक भी हमें बुक्स में कई बार, बुक्स में क्वेश्चंस में डोमिनेंस को लॉ ही लिखा मिलेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस ही बोलते हैं। अब वो चला आ रहा है, तब से बोला ही जा रहा है, बोलने में बोल दिया जाता है, बट आप ध्यान रखिएगा डोमिनेंस लॉ नहीं है, लॉ में इसकी काउंटिंग नहीं होती। जब लॉ पूछे जाते हैं मेंडल के तो दो ही बताए जाते हैं, सेग्रीगेशन एंड असॉर्टमेंट। ठीक है, डोमिनेंस का नाम नहीं आता, ऑल्दो एनसीईआरटी ने भी लॉ ऑफ डोमिनेंस ही लिखा है, बुक्स में सब जगह कई जगह लिखा रहता है, लेकिन हम इसको डोमिनेंस लॉ नहीं मान, लॉ नहीं है ये, एग्जैक्टली यूनिवर्सल नहीं है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है, क्योंकि डोमिनेंस एक्सप्रेशन का मैटर है। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक्सप्रेशन जो होता है वो कंडीशन एनवायरनमेंट पर बेस्ड है, तो ये चेंज हो सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं बना पाए। ओके, इसके बाद ये तो F1 तक के उनको दो कंक्लूजन मिल गए। F1 से जब F2 पर गए तब उन्होंने देखो एक और चीज क्या देखी, हम वापस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर चलते हैं एक बार। ये देखिए F1 तक आ गए, दोनों ने फैक्टर दिए, पेयर ऑफ फैक्टर है, एक एक्सप्रेस हुआ, डोमिनेंट है। अब आप देखिए दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ फैक्टर, टॉल का फैक्टर, ड्वार्फ का फैक्टर F1 में साथ साथ रहे, पूरी जनरेशन साथ रहे, बट इन्होंने एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं किया। मेंडल ने ये भी खास बात देखी कि कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ फैक्टर प्रेजेंट टुगेदर फॉर एंटायर जनरेशन बट दे नेवर गेट कंटामिनेटेड। ठीक है, they remain together but they never get contaminated, there is no interaction among them, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ। ठीक है, और जैसे ही वो नेक्स्ट जनरेशन बनती तो अगली जनरेशन बनने से पहले वो दोनों इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं। गैमेट्स बनने के टाइम ये दोनों सेपरेट हो गए, कोई एक ही एक गैमेट में गया, और फिर गैमेट के रैंडम फर्टिलाइजेशन से प्रोजेनी बनी, और इनके सेपरेशन का ही नतीजा था कि प्रोजेनी में आपको ड्वार्फ दिख गया। मेंडल का यही कहना था कि अगर F2 में ड्वार्फ आया तो ये तभी पॉसिबल है जब ये पेयर ऑफ फैक्टर कहीं ना कहीं ट्रांसफर के दौरान, गैमेट बनने के दौरान सेपरेट हुआ होगा। मेंडल जब ये बात कह रहे थे सेपरेशन की, तो दुनिया में मियोसिस नाम की चीज किसी को पता नहीं थी।
इसीलिए तो मेंडल का ये कंक्लूजन एक्सेप्ट नहीं हुआ, लोगों को समझ में नहीं आया। मेंडल ने लेकिन ये चीज रियलाइज करी कि ये सेपरेट होते हैं, सेपरेट होंगे तभी ड्वार्फ आएगा, नहीं तो F2 में ड्वार्फ नहीं आ सकता। तो F2 में दोनों करैक्टर वापस दिखाई दिए, टॉल भी ड्वार्फ भी। तब उन्होंने कंक्लूड किया कि पेयर ऑफ फैक्टर जनरेशन से अगली जनरेशन जाने में सेपरेट हो जाता, और उसी सेपरेशन का नाम दिया गया सेग्रीगेशन। कॉरेंस ने इसको मेंडल का पहला लॉ बनाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्योंकि ये कब सेपरेट हो रहा है, अब हमें क्लियर पता है सेपरेशन कब हो रहा है, गैमेट बनते टाइम। गैमेट कब किससे बन रहे हैं, मियोसिस से। तो जब मियोसिस डिस्कवर हुआ उसके बाद सेग्रीगेशन ढंग से समझ में आया। और क्योंकि मियोसिस सब जगह होता है, हर ऑर्गेनिज्म में होता है, तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, इसके कोई ऑब्जेक्शंस भी नहीं आए, और इसीलिए ये यूनिवर्सल था, और इसीलिए मेंडल का ये पहला लॉ कहलाया। इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा गया। तो हमारा जो थर्ड कंक्लूजन आता है मेंडल का, डोमिनेंस के बाद में सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। जो मैंने आपको बताया वही स्टेटमेंट है कि फैक्टर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट टुगेदर प्रेजेंट इन F1 हेट्रोजाइगस फॉर एंटायर जनरेशन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट फॉर एंटायर जनरेशन इन F1, पूरी जनरेशन के लिए, बट दे नेवर गेट कंटामिनेटेड, ये कंटामिनेट नहीं हुए। एंड व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड दे विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं। ओनली वन विल एंटर इन ए गैमेट, और केवल एक ही एक गैमेट में एंटर करता है। एंड दस गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। ठीक है, गैमेट हमेशा प्योर होते हैं, केवल एक ही एक गैमेट में जाएगा। कहने का मतलब कैपिटल T स्मॉल t का इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाना, यही तो क्या कहलाया, सेग्रीगेशन। और गैमेट, इसीलिए इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। बट ध्यान रखना, सेग्रीगेशन तो प्रोसेस है, एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट क्या है, उसका रिजल्ट। सेग्रीगेशन के रिजल्टेंट गैमेट प्योर हुए। गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, ये एग्जाम का क्वेश्चन। गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, ये बात एक ही दो। गैमेट्स हमेशा प्योर, और गैमेट्स प्योर क्यों, क्योंकि गैमेट में एक ही फैक्टर है, और हमें पता है गैमेट हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड में एक ही एलील होता है। अब ये तो मेंडेलियन पैटर्न की डेफिनेशन हो गई कि वो साथ रहे, अलग हो गए। ठीक है, आज के रेफरेंस में जरा इसको एक लाइन में डिफाइन करें, तो सेग्रीगेशन को हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। किसके अलग होने की बात कर रहे हो आप, कैपिटल T स्मॉल t का सेपरेशन। कैपिटल T स्मॉल t किस तरह के जीन है, पीछे चलिए, आपको अलील पढ़ाया था, कहा था कि जीन्स में भी अलीलिक, जीन्स में भी नॉन अलीलिक। ये कौन से जीन हुए, सिंबल भी सेम T, एक ही करेक्टर के हैं, अलीलिक जीन। तो हम सेग्रीगेशन को एक लाइन में समझा सकते हैं, इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ अलीलिक जीन। कब, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये सेग्रीगेशन ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी चीज हम इसमें और ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ अलीलिक जीन, independent separation of allelic genes during meiosis or during gametes formation. Segregation is the independent separation of allelic gene during gamete formation. ये एक लाइन ध्यान रखना। और ये अच्छी तरह से मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है, अलीलिक गलती से भी नॉन अलीलिक मत कर देना। अगर आपने कह दिया इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ नॉन अलीलिक जीन, तो पूरा कंसेप्ट ही बदल जाएगा, वो तो दूसरा लो हो जाएगा असॉर्टमेंट। इतना सही डिफरेंस है, उस पर बाद में बात करेंगे। अलीलिक जीन का गैमेट बनने के टाइम, मियोसिस के टाइम इंडिपेंडेंट सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ठीक है, तो सेग्रीगेशन का फंडामेंटल डेफिनेशन पहले समझ में आनी चाहिए। नाउ सेग्रीगेशन में कुछ और चीजें, एक क्वेश्चन आता है सेग्रीगेशन इतना यूनिवर्सल क्यों है, ये किस पर बेस्ड है। तो ध्यान रखिएगा, सेग्रीगेशन जो है इट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। ये मेंडल का यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, एंड इट इज बेस्ड ऑन, ध्यान रखिएगा, सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन meiosis, is based on
मियोसिस, मियोसिस पर बेस्ड है, और मियोसिस पर बेस्ड होने की वजह से ये सेग्रीगेशन ये यूनिवर्सल है। ठीक है, आपको देखिए करना क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी का सेपरेशन, यही तो सेग्रीगेशन। हम इसको जरा और समझें ढंग से। देखिए, अब आपसे पूछा ये जा सकता है कि आखिर ये सेपरेशन सेग्रीगेशन है और ये मियोसिस पर बेस्ड है, तो कैन यू टेल एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस हम 11th में भी पढ़ लेते हैं कि मियोसिस की कौन सी स्टेज पर दिस सेग्रीगेशन अकर्स, ये सेपरेशन मियोसिस में कब और कहाँ होता है ये पूछा जाएगा। तो एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस सेग्रीगेशन अकर्स, अब आपको ये सेपरेशन ढूंढना पड़ेगा मियोसिस में कहाँ होता है। तो जरा देखिए, हमने क्या कहा था, अलीलिक जीन का सेपरेशन। ठीक है, अलीलिक जीन कहाँ होते हैं, अलीलिक जीन्स, ये जीन अगर हम क्रोमोसोम पर बताएं, क्योंकि हमें मियोसिस में तो क्रोमोसोम दिखेगा ना, जीन थोड़ी दिखता है। तो अलीलिक जीन कहाँ होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पर। ये इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम में यहाँ कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। ठीक है, इस तरह से अलीलिक जीन होंगे। और अलीलिक जीन का, अगर आपको अलीलिक जीन का सेपरेशन करना है तो वास्तव में किसको सेपरेट करना पड़ेगा अपने को, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन मियोसिस में जिस जगह हो रहा है उसी जगह अलीलिक जीन भी सेपरेट हो रहे हैं, उसी जगह सेग्रीगेशन भी हो रहा है। तो मियोसिस पर बेस्ड और मियोसिस की भी कौन सी स्टेज, अब आप याद कीजिए, अगर आपको मियोसिस थोड़ा आइडिया है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पहले तो पेयरिंग होती है, कौन से स्टेज में, प्रोफेज की जाइगोटिन स्टेज। थोड़ा 11th की चीजें, सेल डिवीजन जेनेटिक्स में बार बार काम आएगा, तो अच्छे से ध्यान भी रखें। ठीक है, तो जाइगोटिन स्टेज पर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, पूरे प्रोफेज में पेयरिंग चलती है। फिर मेटाफेज आता है तो पूरा पेयर यूं का यूं जाके प्लेट के फॉर्म में जमा हो जाता है, ऐसे प्लेट के फॉर्म में जमा होते हैं। तो वो जो होमोलोगस पेयर है मेटाफेज में कैसे आएगा, और बल्कि डबल दिखेगा, डायड बन जाते हैं। अब ये चीजें क्या थोड़ी मियोसिस की है, तो इसको ध्यान, ये ऐसे हो गया, और फिर इसके दोनों तरफ ये स्पिंडल आके जुड़ जाते हैं। तो ये जो स्टेज हुई, ये तो कौन सी हुई, मेटाफेज। ये मैंने एक पेयर ही बनाया वो वाला, और उसमें जीन होंगे, अगर वो कैपिटल टी वाले तो उसको कैसे लिखें, यहाँ पर, यहाँ ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी, ये रहा ना। तो ये स्टेज तो कौन सी हुई, ये तो मेटाफेज है। फिर उसके बाद अगली स्टेज कौन सी आएगी, तो ये दोनों अलग होंगे, तो एनाफेज। एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ऐसे ये स्टेज। ठीक है, और अगर कहा जाए कि मियोसिस की कौन सी स्टेज में अल्टीमेटली ये सेग्रीगेशन हुआ, तो इस स्टेज में। इसमें देखिए, ये कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी, अलग हो रहे हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन, ये मियोसिस की भी कौन सी स्टेज में, एनाफेज 1। एनाफेज 1 में जाकर के ये सेपरेट हुए। तो एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस सेग्रीगेशन अकर्स, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। ठीक है, उस टाइम। अच्छा, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये कब अलग होंगे, ये और आगे जाके मियोसिस में एक और डिवीजन होगा, मियोसिस 2, वहां जाकर मियोसिस 2 में, एनाफेज 2 में जाकर के ये दोनों अलग होंगे। लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन तो यही हुआ एनाफेज 1, और जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो उसी समय सेग्रीगेशन भी होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेशन के इस प्रोसेस को सेल में एक नाम दिया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसजंक्शन। इसको क्या कहेंगे, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट एनाफेज 1। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन, डिसजंक्शन। और जब डिसजंक्शन होगा तब सेग्रीगेशन भी होगा, तब तक एलीलिक जीन भी अलग हो जाएंगे, और डिसजंक्शन हमेशा होगा। ठीक है, डिसजंक्शन में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, डिसजंक्शन हमेशा होता है, इसलिए सेग्रीगेशन भी आपको हमेशा मिलेगा। अब ये चीज ध्यान रखने की, अपने को सेल के रेस्पेक्ट में जरूर सेग्रीगेशन को समझना है। तो सेग्रीगेशन किस पर बेस्ड है, मियोसिस पर, और क्योंकि मियोसिस और डिसजंक्शन हमेशा होता है, डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन एक ही चीज है,
बस रेफरेंस अलग है। डिसजंक्शन में क्रोमोसोम के रेफरेंस में सेपरेशन की बात करेंगे, तो वही चीज सेग्रीगेशन में जीन या अलील के रेफरेंस में आ जाए। तो अलीलिक जीन का सेपरेशन सेग्रीगेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन डिसजंक्शन, और दोनों साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है। अब रेयर केस में कभी कभार रेयरली ऐसा हो सकता है कि ये जो स्पिंडल है ये ढंग से नहीं लगे, रेयरली म्यूटेशन एक तरह का, ये स्पिंडल एक साइड का अटैच नहीं हुआ तो ये दोनों एक तरफ ही चले गए और डिसजंक्शन फेल हो गया, फेलियर ऑफ डिसजंक्शन, और उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। और जिस समय डिसजंक्शन फेल हुआ, नॉन डिसजंक्शन हुआ, क्या उस समय सेग्रीगेशन होगा? नहीं। तो भले सेग्रीगेशन को हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, ऑलमोस्ट वर्ड लिखा मैंने इसीलिए, वो इसीलिए लिखा कि एक रेयर एक्सेप्शन है और वो है नॉन डिसजंक्शन, कि जब कभी डिसजंक्शन फेल हो जाए, बहुत रेयर केस में होता है, तो ये जो ध्यान रखिएगा, इसका एक रेयर एक्सेप्शन, और वो क्या है? नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन, रेयर एक्सेप्शन। तो डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन तो एक ही बात है। सेग्रीगेशन यूनिवर्सल है, लेकिन ध्यान रखना कि एक रेयर एक्सेप्शन है नॉन डिसजंक्शन, कि जब भी नॉन डिसजंक्शन होगा तब सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है, इसलिए इसको ऑलमोस्ट यूनिवर्सल माना जाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के 3 कंक्लूजन हैं, उनमें से सेग्रीगेशन को हमने लॉ बनाया। क्लियर? अच्छा, इसमें अब एक और चीज आती है, सेग्रीगेशन का रिजल्ट। आपसे पूछा जाएगा द रीअपियरेंस ऑफ बोथ द करेक्टर इन F2 जनरेशन, F2 में दोनों करेक्टर का वापस आना किसकी वजह से हुआ? तो योर आंसर विल बी सेग्रीगेशन। जब तक सेपरेशन नहीं होता तो दोनों करेक्टर वापस नहीं आते, ड्वार्फ और टॉल जो भी आए। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन इज ड्यू टू, अब यहां जरूर ध्यान रखना, अगर रेशियो को पॉइंट आउट किया है 3:1 इन F2, तब ध्यान रखना वहां डोमिनेंस का भी रोल है, क्योंकि 3:1 में 3 टॉल है और 3 टॉल में भी 2 तो हेटेरोजाइगस है ना, तो अगर डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा होगा तो वो टॉल ही नहीं बनेंगे। तो 3:1 के रेशियो को लाने में डोमिनेंस का भी रोल है, सेग्रीगेशन का तो है ही। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर सिर्फ आपको यह कहा जाता है कि रीअपियरेंस ऑफ बोथ द करेक्टर इन F2 जनरेशन इज ड्यू टू सेग्रीगेशन and 3:1 ratio in F2 generation is due to dominance and segregation both। ठीक है, और उसमें भी आपको प्रायोरिटी देनी पड़े तो किसको देंगे? डोमिनेंस को। 3:1 के रेशियो में डोमिनेंस को प्रायोरिटी देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक कंक्लूजन और ये जो सेग्रीगेशन का ध्यान रखिएगा कि रीअपियरेंस ऑफ both the characters in F2 generation is due to segregation। जब कोई रेशो की बात नहीं कर रहे हैं, केवल दोनों करेक्टर के वापस आने की बात कर रहे हैं, तो वो तो सेग्रीगेशन की वजह से। ठीक है। एंड 3:1 रेशियो, 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन is due to dominance and segregation। It is due to dominance and segregation both। ये डोमिनेंस और सेग्रीगेशन दोनों की वजह से। ठीक है, और उसमें भी डोमिनेंस को जो है आप प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि कभी कभी एक पूछा जा सकता है। अगर ऑप्शन में बोथ वाला ऑप्शन हो तो डोमिनेंस सेग्रीगेशन बोथ करना, बोथ वाला ऑप्शन नहीं है तो डोमिनेंस पहले आंसर जाएगा। कब? जब रेशो की बात की जाएगी, रेशो के फॉर्म में आएगा तो पहले डोमिनेंस फिर बोथ, और नहीं तो अदरवाइज दोनों करेक्टर रीअपियर होते हैं तो ये सीधा सीधा सेग्रीगेशन। तो 3 कंक्लूजन हो गए, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन। आजकल हायर लेवल पर जाकर के पेयर्ड फैक्टर को अलग नहीं रखते हैं, पेयर्ड फैक्टर को डोमिनेंस में मिला देते हैं। तो 3 के बजाय 2 कंक्लूजन ही कर देते हैं कई बार, डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन, एंड पेयर्ड फैक्टर कैन आल्सो बी एडेड इन डोमिनेंस। ठीक है, एनसीईआरटी में आप पेज नंबर 75 पर
ये चीज़ें देखेंगे। जहाँ मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन दे रखे हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे।